इंट्रोडक्शन हो चुका था, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, फ्रिक्शन कैसे होता है वो देख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे काउज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, क्या काउज ऑफ फ्रिक्शन? काउज का मतलब समझता है? हैं? नहीं समझता? काउज वर्ड का मतलब नहीं समझता? इसका मतलब कारण है, क्या कारण है फ्रिक्शन का। ठीक है, ये जो फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन मतलब क्या? अपोज मोशन, यही ना कल देखे हम लोग, मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो इसी के कारण को देखने वाले हैं। ठीक है, कहता है हैव यू सी वंडर व्हाई द फ्रिक्शंस एक्ट ओनली ऑन ऑब्जेक्ट दैट इज अ कांटेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट और अ सरफेस। कहता है कि क्या तुमने कभी भी सोचा है कि फ्रिक्शन तभी क्यों होता है। ठीक है, ये जो फ्रिक्शन है वो तभी क्यों होता है जब एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट आपस में जब कांटेक्ट होते हैं तभी क्यों होता है। जब बिना कांटेक्ट के होते हैं, नॉन कांटेक्ट में होते हैं, उस वक्त क्यों नहीं होता है। ये कभी तुमने सोचा है? तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द काउज फ्रिक्शन लेट अस लर्न द नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहले हम लोग फ्रिक्शन के काउज को, कारण को जाने, उससे पहले हम लोग एक चीज हम लोग सबको जानना पड़ेगा, और वो क्या होगा? नेचर ऑफ सरफेस। हम कल ही बताए थे, अगर होगा तुम्हारे बुक में तो हम सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इरेगुलर शेप और रेगुलर शेप सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आ गया है, बिना उसके जाने हुए हम लोग ये नहीं पढ़ सकते हैं, क्या कारण नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट सारे मटेरियल्स के बने होते हैं, है ना कोई चीज़ के तो बने ही होते हैं। तो वो जो भैया नेचर ऑफ सरफेस है वो डिपेंड करता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस मटेरियल का बना है। ठीक है, ये चीज़ पे डिपेंड करता है। कहता है ईच सरफेस, हर एक सरफेस क्या होता है, अगर तुम देखो तो दो ही तरीके के सरफेस होते हैं। एक होता है रफ, ठीक है, और एक क्या होता है? स्मूथ। ठीक है, रफ जिसमें हम लोग अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि उबड़ खाबड़ है, और इसमें जो कि एकदम प्लेन है, एकदम स्मूथ है, ठीक है, समतल है ना, यही ना कह सकते हैं। कहता है वैसा सरफेस, ठीक है, द सरफेस ऑफ मटेरियल डिटरमाइन हाउ मच फ्रिक्शन दे एक्सर्ट ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन देम। इवन द स्मूथेस्ट ऑफ द सरफेस एक्सर्ट फ्रिक्शन। टू अंडरस्टैंड दिस लुक एट द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट मोर क्लोजली। इफ द ऑब्जर्वर और द टेक्सचर ऑफ द स्मूथेस्ट surface under a microscope it will not appear to be even and will have the irregularities as seen। ठीक है, कहता है कि अगर तुम स्मूथनेस वाला भी देखोगे ना, ये स्मूथ वाला सरफेस भी देखोगे, तो ऐसे तो भी तुमको देखो, यहाँ पर ये टेबल देख लो, पूरा प्लेन दिख रहा है ना, लेकिन क्या है कि जब इसको तुम माइक्रोस्कोप के देखोगे, माइक्रोस्कोप पढ़ चुके हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप सब भी, तो माइक्रोस्कोप के अंदर पढ़ोगे तो तुम्हें इरेगुलरिटीज दिखेगा। अगर हम मान के चले कि ये टेबल है और ये टेबल में भी हमको कहीं भी जरा भी कोई ऊंचा नीचा नहीं दिख रहा है इरेगुलरिटी, लेकिन ये वाला हिस्सा को हम जरा सा, अगर इसमें हमको इतना सा निकाल ले और इसको हम माइक्रोस्कोप में देखें, ठीक है, तो ऐसे ऐसे तुमको थोड़ा थोड़ा इरेगुलरिटीज दिखेगा। ठीक है, ये होता है इरेगुलरिटीज। और क्या होता है इरेगुलरिटीज? जब ये हम लोग स्मूथनेस पे ऐसे ही डायरेक्टली नहीं देख सकते, कहाँ देखने के लिए मिलेगा? माइक्रोस्कोप में। ठीक है, अब कहता है कि जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट हम सब एक साथ रखते हैं, ठीक है, तो जो इरेगुलरिटीज होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? इंटरलॉक हो जाता है। कल ही हम बताए थे कि दो को हम चीज दे रहे, तुमको ऐसे वाला को दे रहे ना खींचने के लिए इधर से, और एक ए वाला था। ठीक है, तो ये इरेगुलरिटीज की वजह से ये चीज को हम लोगों को थोड़ा सा हेवी फोर्स लगाना पड़ेगा, और यही कारण बनता है जो इरेगुलरिटीज है ना, जो इरेगुलरिटीज होते हैं वो इंटरलॉक का कारण बनते हैं, और इंटरलॉक के कारण से ही हम लोग क्या बन पाते हैं? फ्रिक्शन काउज हो पाता है। ठीक है, ये बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये प्लेन है, यहाँ पर ये बॉक्स है, और इस बॉक्स को अगर यहाँ वाला एरिया को हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो भैया अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इस तरीके की इरेगुलरिटीज दिखेगा, तभी ये चीज़ यहाँ पर है, वरना क्या होता? फिसल जाता। ठीक है, तो ये अगर देखे, ठीक है, यहाँ पर तो ये तो मेरा स्मूथ सरफेस है, ठीक है, स्मूथ ऑफ द सरफेस जो है कि स्मूथ है किस चीज़ का? ये ऊपर का जो रखा हुआ था इंटरलॉकिंग वाला, ठीक है, यहाँ पर, ठीक, उसके बाद ये जो है यही जो है इंटरलॉकिंग कर रहा है ना, उसके बाद नीचे वाला जो ये वाला है तो सरफेस ऑफ द फ्लोर, ये ऊपर का सरफेस जो कि स्मूथ है, ये नीचे का सरफेस, और बीच में ये दोनों सरफेस के मिलाने से क्या हो रहा है? यहाँ पर इंटरलॉक हो रहा है, जिसके वजह से फ्रिक्शन बढ़ रहा है। तो अगर तुमको कोई काउज ऑफ फ्रिक्शन पूछे तो तुम क्या बोलेगा कि देखो भाई
कोई भी ऑब्जेक्ट दो ही तरीके के होते हैं, या तो रफ होते हैं या तो स्मूथ होते हैं। लेकिन स्मूथ में भी अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होते हैं, इरेगुलरिटीज़ होते हैं। और इरेगुलरिटीज़ क्या होता है अभी हम पिक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। इरेगुलरिटीज़ होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, काउज ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस कल ही बता चुके थे हम, ठीक है। कर लेना भाई, तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क इनकम्प्लीट करके आओ, इसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब जो है हम लोगों का आगे का पढ़ने का वो क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। देखो कौन कौन से कारण होते हैं जो हम लोग के फ्रिक्शंस को अफेक्ट करते हैं। पहला तो अभी तो हम लोग नेचर ऑफ सरफेस ही देखे जिसमें कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट की भी बात किया। तो सबसे पहला आ जाता है भैया नेचर ऑफ सरफेस, कि वो सरफेस का जो नेचर है वो किस प्रकार से है, स्मूथ है कि रफ है, ठीक है। ये चीज़ दिखाना। ज़्यादा भी रफ हो जाएगा तो हम लोगों के लिए कहीं भी कोई काम करना चलना उलना दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और कम रहेगा तो भी दिक्कत है, ज़्यादा कम रह गया तो, ठीक है। हाँ, उसके लिए एक हम लोगों को क्या देखना है, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखना। यहाँ पर नेचर ऑफ सरफेस लिखा हुआ है, स्मूथ और रफनेस, ठीक है। और डिस्टेंस कवर्ड बाय पेंसिल ग्रेटर और स्मॉलर, ठीक है। ये तुमको लास्ट में अभी लिखना है, ठीक है। प्लास्टिक सीट, टॉवल सीट, ठीक है। इस पे दिखा सकते हैं, मेरे पास प्लास्टिक नहीं है, कैसे दिखेगा, टॉवल तो है भाई और खाली टेबल भी है, प्लास्टिक नहीं है, कैसे दिखेगा, कौन कवर, प्लास्टिक नहीं है मेरे दोस्त। चलो समझते हैं, तुमको केस बना करके समझाते हैं, नहीं तो अभी प्लास्टिक रहता तो हम, ये आगे नहीं मिलता है क्या, क्या खत्म हो गया, क्या पेज खत्म हो गया। देखो सबसे पहले तुमको एक टेबल लेना है, ये केस 1 है, ठीक है। यहाँ 2 बुक और यहाँ से ऐसे एक बुक लेना है और यहाँ से गड़का देना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्पीड इसी में जाएगा क्योंकि तुम्हारा सरफेस क्या है, स्मूथ है, ठीक है। कहना क्या है कि एक्सपेरिमेंट ध्यान से सुनो कि सबसे पहले हम लोग को नेचर ऑफ सरफेस को देखना है कि फ्रिक्शन कैसे कॉज करता है। इसलिए तुमको 5 बुक का जरूरत है, एक सिलेंड्रिकल पेंसिल का है, एक स्मूथ सरफेस का जरूरत है, ठीक है, एक प्लास्टिक शीट का जरूरत है और एक छोटा सा टॉवल का जरूरत है और एक एडहेसिव टेप का, ठीक है। टेप अभी है नहीं हमारे पास। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 ध्यान से सुनना। स्टेप 1 में क्या कह रहा है कि 2 से 3 बुक लेना है, ठीक है, इस तरीके से जैसा भी बताएं हम उस पर, ठीक है। और विद द सपोर्ट ऑफ द स्टैक बुक, पीछे एक किताब यहाँ रख देना तभी तो वो उठ पाएगा, ठीक है। सपोर्ट करना है और इंक्लाइन कर देता है, मतलब कि इस प्रकार से ऐसे उठा देना, टेढ़ा कर देना, ठीक है। और ध्यान रहे कि ये लिबलिबा ना रहो, हार्ड रहे, नहीं तो लिबलिबा रहेगा तो इसे मुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्प्रेड द प्लास्टिक सीट ऑन द सरफेस, ठीक है। जहाँ पर तुम गिराने वाले हो इस पर क्या करना है, प्लास्टिक का सीट लगा देना है। अब देखो कि क्या होगा, ऊपर से तुमको पेंसिल को ऐसे छोड़ देना है, लेकिन वो स्प्रेड से पहले प्लास्टिक लगा रहे हो, प्लास्टिक टाइटली होना चाहिए, ठीक है। अब तुमको छोड़ देना है पेंसिल को ऊपर से ऐसे, यहाँ से छोड़ देना है, यहाँ से, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से छोड़ोगे तो क्या होगा, पेंसिल आगे की तरफ गुड़केगा ना। अब गुड़केगा हॉरिजॉन्टली तो कहाँ तक जा करके वो रेस्ट हो जाएगा, एक समय आएगा ना कि वो रुक जाएगा, ठीक है। वो कौन सा कितना डिस्टेंस कवर करके रुका, ठीक है, और टाइम कि कितना समय तक, सेकंड तक चला, ठीक है। ये चीज़ तुमको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, कि क्या था भैया, सरफेस स्मूथ था कि रफ था, पेंसिल प्लास्टिक पे कितना डिस्टेंस कवर किया, ये लिखना है, 2 चार्ट बने, ठीक है। उसके बाद चौथा स्टेप में अब जो है प्लास्टिक वाला को हटा करके सेम वही टेबल, सेम वही किताबें, सेम वही इंक्लिनेशन, सिर्फ यहाँ प्लास्टिक की जगह क्या करना है, टॉवल लगा देना है। और उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे पेंसिल को छोड़ना है, ठीक। अब देखो कि कितना डिस्टेंस कवर करता है। तुमको क्या लगता है कि ज़्यादा किस में किया होगा, पेंसिल वाला में किया होगा या फिर पेंसिल वाला में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा कि प्लास्टिक टॉवल वाला में, मतलब प्लास्टिक वाला में, टॉवल वाला में, प्लास्टिक वाला। अच्छा, क्यों करेगा, क्योंकि उसका सरफेस स्मूथ है, ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ नहीं है ना, इसीलिए। तो ये ऑब्जर्वेशन लिख लेना, ठीक है। अब देखो आगे समझो क्या बोलता है। द नेचर ऑफ डिफरेंट सरफेस, their degree of roughness or smoothness act as a magnitude of frictional forces exerted by them on the object, ठीक है। तो ये बताता है भैया नेचर में जो है वो कितना रफनेस है और कितना स्मूथनेस है, उसी के वजह से फ्रिक्शन भी काउज होता है, उसी के कितना डिग्री, मतलब ठीक है, कितना ज़्यादा रफ है और कितना ज़्यादा स्मूथ है, ठीक है, इसके वजह से फ्रिक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। एक्सपेरिमेंट में देख चुका, ठीक है। अब क्या बोलता है कि
जो एक एग्जांपल और समझते हैं कि इन जनरल रफ सरफेस जो होता है, रफ सरफेस है ना, वो ज़्यादा बड़ा फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक्ट करता है, ठीक है, स्मूथ से ज़्यादा बड़ा। कौन करेगा? जिसमें रफनेस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा फ्रिक्शन कॉज करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो भैया की जो एक्सपेरिमेंट अभी हम लोग देखे ऊपर में, उसमें क्या था, पेंसिल था, पेंसिल को जो कि हम लोग रोल कर रहे थे सिमिलर ऊपर से। दो केसेस में देखे, एक में प्लास्टिक था और एक में टॉवल था, ठीक है। तो हम लोग ये भी देखे कि प्लास्टिक वाला में ज़्यादा डिस्टेंस कवर हुआ और टॉवल वाला में कम हुआ, ठीक है। तो उसमें से एक सरफेस क्या था, स्मूथ था, और एक क्या था, रफ था। तो डिस्टेंस जो है भैया ग्रेटर किस में था, रफ में, रफ सर। सरफेस इज ग्रेटर, देखो क्या बोल रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द स्मूथ सरफेस इज ग्रेटर देन दैट ऑन द रफ सरफेस हैज लेसर फ्रिक्शंस देन एक्सपीरियंस ऑन द स्मूथर सरफेस, ठीक है। जो स्मूथर था, जो मुलायम वाला था, उसमें कम फोर्स लगा ना, कम ये लगा, तो जिसकी वजह से वो ज्यादा दूर तक तय किया। और जो टॉवल वाला था उसमें क्या कर पाया, कम। क्यों कर पाया? क्योंकि ये जो इरेगुलरिटीज है वो जो है ये प्लास्टिक वाला में स्मूथ था, मतलब कि प्लास्टिक वाला में इरेगुलरिटीज क्या था, कम था, ठीक है। और अगर वहीं बात करें हम टॉवल वाला में, ठीक है, तो टॉवल वाला में इरेगुलरिटीज बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से पेंसिल क्या हुआ, ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाया, ठीक है। समझ में आया? तो सबसे पहला कि अगर फोर्स अफेक्टिंग की बात करें कि फ्रिक्शंस में कौन कौन से फोर्स मतलब क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, तो पहला बात तुम्हारे में आया कि नेचर ऑफ सरफेस, ठीक है, एक्टिविटी के माध्यम से समझ गया। दूसरा जब अभी हम लोग बात करें कि दूसरा कौन सा चीज़ इफेक्ट करता है, उसमें अगर बात करें तो भैया फोर्स प्रेसिंग द सरफेस टुगेदर, ठीक है। दूसरा कि जो फोर्स है, फोर्स प्रेसिंग द टुगेदर सरफेस टुगेदर, मतलब कि क्या, मतलब कि क्या, ये है टेबल और टेबल के ऊपर ये रहा एक और किताब, ठीक है। ये कितना जोर से इस पे लगा हुआ है, ठीक है, कितना टाइटली लगा हुआ है। या तो फिर ये रहा तुम्हारा सरफेस और यहाँ पर तुम हाथ से किसी चीज़ को कितना देर तक लगा रहे हो, साफ करते हो ना कोई चीज़ ऐसे ऐसे, ठीक है, तो वो बताएगा तुमको कि तुम कितना फोर्स जो है प्रेशर दे रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। कहता है कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा होता है अगेंस्ट अ सरफेस, ठीक है, ये अगेंस्ट ही तो है, उल्टा ही तो है, ठीक है, तो हम लोगों को क्या होता है, हमको उसमें प्रेशर देना होता है, ठीक है, जिससे ही हम प्रेसिंग फोर्स देते हैं। जिसे हम लोग चलो दो एग्जांपल से समझते हैं। पहला कि जो हम लोग ये टेबल वाला जो हम लोग किताब रखे हैं, ठीक है, तो कभी कहता है कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा रहता है सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे, तो ऑब्जेक्ट का वेट जो है उस पर प्रेस कर रहा होता है अगेंस्ट द सरफेस। ये सरफेस है, ये सरफेस है, टेबल वाला सरफेस है, और इसमें किताब रखा हुआ है, तो इसका फोर्स लग रहा है ना इसमें यहाँ पर, ठीक है, ये लग रहा है। इन दिस केस वेट ऑफ द बुक एक्ट ऑफ द प्रेसिंग फोर्स। तो अगर इसमें हम बोले कि इसमें प्रेसिंग फोर्स के जैसा कौन काम कर रहा है, तो जो बुक का फोर्स है, ठीक है, बुक का जो फोर्स है वो टेबल पे क्या काम कर रहा है, प्रेसिंग फोर्स के जरिए, ठीक है। यहाँ पर पहला कंसेप्ट समझ में आया, ठीक। अगर दूसरे केस में देखें तो फोर्स जो है भैया अप्लाइड है कहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, जो कि कीप रखा हुआ है ना, इसको ऐसे दबा करके, ठीक है, ये तो हॉरिजॉन्टली है, सॉरी वर्टिकली है, ऐसे खड़ा है। यहाँ पर तो हमको कोई लगाने का जरूरत नहीं था, ठीक है, क्यों नहीं लगाने की जरूरत था, क्योंकि बुक ऐसे ही हॉरिजॉन्टल था तो बुक भी उसी पर रख दिया, तो ये बुक का प्रेसिंग फोर्स हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे है, वर्टिकली है और ऐसे हमको चीज़ों को रखना है, तो इसमें हमको क्या करना होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो अपने हाथ को भी यूज़ करना होगा। तो हम यहाँ से हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो प्रेसिंग फोर्स होगा बुक पर, किसका, तो मेरा हाथ का, ठीक है, ये समझ में आया। तो जो मैग्नीट्यूड था प्रेसिंग फोर्स का वो भी इफेक्ट करता है फ्रिक्शनल फोर्स को, दैट इज एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये देख चुका अभी। अब देखो तुमको फिर से एक एक्सपेरिमेंट दे रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है कि तुमको देखना है कि जो प्रेसिंग फोर्स है, ठीक है, प्रेसिंग फोर्स वो किस तरीके से काम करता है, ये देखो, ठीक है। पहला कि तुमको क्या चाहिए, 5 किताब चाहिए, ठीक है, और एक टेबल चाहिए, 5 किताब और एक टेबल, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, पहले में देखना है कि भैया ये जो है यहाँ टेबल लिया, ठीक है, और यहाँ पर तुमको किताब रखना है, ठीक है, एक किताब फर्स्ट टाइम में कहता है कीप अ बुक ऑन द टेबल एंड पुश इट अलोंग ऑन द सरफेस एंड इट क्रॉस द लेंथ ऑफ द साइड एज शोन इन इतना, ठीक है। अब यहाँ से तुमको एक किताब रखना है और यहाँ से तुमको करना है क्या, पुश इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में करना है तो देखो कि तुम कितना दूर तक तय कर सकते हो, ठीक है। या तो फिर हमको टेबल के उस एंड तक लेकर के जाना है, यहाँ तक टेबल के इस एंड तक लेकर के जाना है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पर देखना कि भैया टाइम कितना लगा, ठीक है, यही ना देख पाओगे कि टाइम कितना लगा, ठीक है। और तुमको ये लग रहा होगा कि बताना होगा कि भाई आसान था ये करना या थोड़ा सा मुश्किल लगा, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है कि सेम टेबल, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ कितना किताब है, 5 किताब है, ठीक है, तो 5 किताब का हाइट तो थोड़ा होगा ना यार,
ठीक है। अब फिर से तुमको इधर से प्रेस करना है, ठीक है, और इस एंड तक लेकर के आना है, ठीक है। तो अब बताओ कि इसमें कितना ज़्यादा टाइम लगा होगा, ठीक है, और कितना आसानी से तुम कर पाए थे इसको, ठीक है। कौन वाला में आसानी से कर लिए होगे? सिंगल बुक वाला में। क्यों? तो मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड जो है भैया काम कर रहा है कि भाई इसमें थोड़ा ज़्यादा ही फोर्स लग रहा है, तो प्रेसिंग फोर्स एक्ट करता है, अफेक्ट करता है नेचर फ्रिक्शन को, है? समझ में आया ये कि किताब उठाएं और करके दिखाएं? आ गया। यहाँ टेबल भी है मेरे पास बहुत सारा किताब है, बंडल है, 1 भी देंगे, 5 भी देंगे, 10 भी देंगे, ठीक है। अब तुमको कंक्लूजन पे ऑब्जर्व करना है, क्या वो ध्यान से देखो कि भाई तुमने अभी जो एक्सपेरिमेंट करा है उससे बताओ कि कौन सा लेस लगा, कौन सा ग्रेटर लगा और कौन सा इक्वल था। प्रेसिंग फोर्स ऑन 1 बुक, ठीक है, प्रेसिंग फोर्स ऑन 5 बुक। अगर इधर हम कहें कि भैया प्रेसिंग फोर्स इधर है एक बुक का, ठीक है, ये 1 बुक का प्रेसिंग फोर्स और ये 5 बुक का प्रेसिंग फोर्स, कौन वाला ज़्यादा होगा? 5 वाला। तो इधर मुंह खोल दो, वही तो है तुम्हारा, ठीक है। दूसरा बोला फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश 1 बुक, ठीक है, और फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश 5 बुक। अब तुमको पुश करना है, ठीक है, पुश मतलब धक्का देना था, तो धक्का में 1 बुक में ज़्यादा इधर लगा कि 5 बुक को फोर्स करने में ज़्यादा लगा? 5 बुक को करने 5 इधर ही, ठीक। और देयरफॉर द फ्रिक्शनल एक्सपीरियंस बाय 1 बुक एंड द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय 5 बुक। अब ये बताओ यहाँ पर तुमको धकेल जिस वक्त रहा था, ठीक है, इधर से इधर ला रहा था, उस वक्त यहाँ पर पहले तो 1 बुक लेकर के गया, फिर दूसरे केस में क्या लिया? 2 बुक 5 बुक लेकर के गया, ठीक है। तो किस में तुमको ज़्यादा जोर लगा? तो मतलब कि फ्रिक्शन किस में लगा, इसमें ज़्यादा लगा कि इसमें ज़्यादा लगा? दोनों में सेम। दोनों में सेम लगा। 5 बुक का धक्का देना और 1 बुक को धक्का देना सेम है, तो कौन वाला ज़्यादा हार्ड लगेगा? 5 बुक। 5 वाला। तो इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। तो यही तो है भाई प्रेसिंग फोर्स। ऊपर से धक्का दे रहे हैं ना यार, ऊपर से उसमें दबा रहे हैं। ऊपर से या साइड से? ओ माय गॉड, हम दबा रहे हैं साइड से, इधर से उसको पुश कर रहे हैं। बुक कहाँ रखा हुआ है? यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। ये प्रेसिंग फोर्स टेबल पे लग रहा है, समझ रहा है? हमको तो इधर से बढ़ाने के लिए लग रहा है, तो हम 1 बुक आसानी से तो बढ़ा लेंगे, 5 बुक इस पे रख दिए तो बढ़ेगा, हल्का झूल। तब वही ना बोले फ्रिक्शन इस पे ज़्यादा लगेगा ना, वही चीज़ तो यहाँ सिखा रहा था, ठीक है, समझ गया। यहाँ लेस वेट था सर 1 वाला में और 5 वाला में ज़्यादा वेट था, मोर वेट था ना, तो वही ज़्यादा तो लगेगा ना वहाँ पर। ओके, दस वी कैन कंक्लूड दैट। अब हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि जहाँ पर ग्रेटर प्रेसिंग फोर्स था वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या था? ग्रेटर था। जहाँ पर ग्रेटर प्रेसिंग फोर्स था, ठीक है, वहाँ पर ग्रेटर फ्रिक्शनल फोर्स भी था। ये हम लोगों का पहला कंक्लूजन, ठीक है। It is important to note that the frictional force exerted on object by a surface independent of an area of contact between the object and surface. We understand this by the considering example of identical bricks belonging moved by the equal force in a 2 different orientations on the same surface even the position of the bricks of the different and the pressing the force acting on each brick weight of the brick is same, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक तुमको एक एग्जाम्पल लेना है कि ये है तुम्हारा टेबल, ठीक है। टेबल में कह रहा है ना एक हॉरिजॉन्टली रखना है, एक में ईंटा लो और इस तरीके से खड़ा कर दो और एक में ईंटा इस तरीके से रखो। इसको यहाँ से यहाँ मूव करने में, इसको यहाँ से यहाँ मूव करने में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? पूरी तरीके से इक्वल होगा। फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ब्रिक्स इन 2 केसेस व्हेन दे आर मूव्ड इन द सेम सरफेस आर इक्वल। इन दोनों का सरफेस क्या होगा? सेम और इक्वल। हाँ, सरफेस इक्वल होगा, एक जैसा होगा, तो इन पे जो फोर्स हम लगाएंगे वो भी क्या होगा? सेम, इक्वल होगा, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। कहता है लाइट ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ स्मूथ सरफेस। जब हल्का चीज स्मूथ सरफेस पे तुम क्या करोगे तो वो क्या होगा? बता रहा है कि कौन सा मैक्सिमम होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द फ्रिक्शनल फोर्सेस मैक्सिमम। तो इसमें मैक्सिमम होगा कि मिनिमम? मैक्सिमम। ओ भाई, स्मूथ सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को तुम मूव कर रहे हो तो उसमें मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? ये तुम्हारा स्मूथ सरफेस है और इसमें तुम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो तो इसमें स्मूथनेस क्या मतलब कि फ्रिक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा कम होगा? ज़्यादा देर तक उसमें मतलब कि कोई चीज़, हाँ, इसमें ज़्यादा दूर तक तो ले जाएगा, ये तो ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा दूर तक कवर पड़ेगा। तो हम लोग को फ्रिक्शन देखना ना, फ्रिक्शन मतलब अपोज ऑफ मोशन, तो इसमें ज़्यादा अपोज होगा कि कम होगा? कम, मिनिमम। तो ये से बोलो ना यार। लाइट ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ रफ सरफेस, इसमें ज़्यादा होगा, हल्का रहे भारी रहे, ठीक है। हेवी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ स्मूथ सरफेस, अब हेवी में तो और ज़्यादा रहेगा, ठीक है। हेवी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ रफ सरफेस, इसमें स्मूथ वाला में कम रहेगा और रफ वाला में और ज़्यादा फ्रिक्शन रहेगा, ठीक। 2 फैक्टर बताना है जिसमें फ्रिक्शन डिपेंड करता है, फैक्टर्स। तो पहला तो एक नेचर ऑफ सरफेस और फिर प्रेसिंग फोर्स, ठीक है। हाउ डज द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच एन ऑब्जेक्ट बीइंग मूव अफेक्ट द फ्रिक्शन फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट। कहता है कि कैसे नेचर ऑफ सरफेस जो है वो ऑब्जेक्ट को मूव करने से फ्रिक्शनल फोर्स काउज करता है। तो ये वाला तुम एक्सपेरिमेंट बता देना सर, ठीक है।
उसके बाद एक मेटल बॉक्स एंड एक वुडन बॉक्स हैविंग द सेम वेट, ठीक है, एक लकड़ी का बॉक्स है और एक मेटल का है, ठीक है, और दोनों बॉक्सेस का वेट जो है पूरी तरीके से क्या है, सेम है और इक्वल है, ठीक है, सरफेस भी इक्वल है। तो तुम अपने ध्यान से अपने ओपिनियन से बताओ कि विच ऑफ देम विल एक्सपीरियंस अ ग्रेटर फ्रिक्शन, कौन उसमें से ज्यादा फ्रिक्शन काउज करेगा, ठीक है, दोनों ही। हम बोले कि तुम गलत हो तब, क्योंकि दोनों का वेट सेम। हाँ सर, लेकिन अभी आप फैक्टर इफेक्टिंग में देखे कि एक नेचर नाम का कोई चीज भी है, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट नाम का भी कोई चीज है जो कि क्या करता है, इफेक्ट करता है हमारे फ्रिक्शन को। तो बताओ। अब फिर से ध्यान से सुन लो, सेम टेबल है, ठीक है, सरफेस सेम है, एक मेटल का है और एक वुड का है, लकड़ी का है। बताओ किस में ज्यादा लगेगा, जल्दी सोचो। मेटल में क्या कम लगेगा फ्रिक्शन की ज्यादा लगेगा? ज्यादा। समझा लगता है नहीं तुम अभी पीछे। तो दोनों में सेम ही होगा यार, इसलिए तो तुमको सोचना है, सेम ही है, तुमको उल्लू बना रहा है ना, वेट है समय। अभी तुमको बोले नेचर ऑफ सरफेस भी एक्ट करता है, इफेक्ट करता है फ्रिक्शन को, तो भाई इरेगुलरिटीज किस में ज्यादा होगा? मेटल का फिनिशिंग बहुत ज्यादा स्मूथ होता है, मुलायम होता है, वुडन वाला का देखो तो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है, इसका फिनिशिंग ज्यादा अच्छा होता है, पूरी तरीके से ये सरफेस मुलायम होता है, तो जिसका स्मूथ सरफेस है तो उसमें तो फ्रिक्शन लेस ही होगा ना, और जिसका सरफेस में इरेगुलरिटीज ज्यादा है, रफनेस, वुडन वाला में रफनेस ज्यादा होगा, तो इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा ना, है यही ना तुमसे पूछ रहे यार। आप समझ में आया? फ्रिक्शन देख लिए हैं, काउज देख लिए हैं, फ्रिक्शन होता कैसे, क्यों होता है, ठीक है, उसके बाद कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शंस को, वो भी देख लिया, जिसमें दो ही चीज है, एक नेचर ऑफ सोर्स और नेचर ऑफ सरफेस, और दूसरा तुम्हारा फोर्स जो है किस प्रकार से लगा रहे हो, ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक। अब तुम्हारा है भैया 2.3, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। हाँ, उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन स्टार्ट। इरेगुलरिटीज और इंटरलॉकिंग। अब देखो, ये सरफेस है, इसमें कोई भी इरेगुलरिटीज नहीं है, मतलब कि क्या है, इवन सरफेस है, इवन नंबर ऑड नंबर मतलब एक समान, ठीक है, एक समान, ठीक, ये एक समान है। इसी सरफेस में अगर इस तरीके से चीजें हो जाएं, इसी कहते हैं इरेगुलरिटीज। देखो यहाँ उठा हुआ है, यहाँ डाउन है, यहाँ उठा हुआ है, यहाँ डाउन है, यहाँ डाउन है, यहाँ उठा हुआ है, एक जैसा नहीं है ना, उसी चीज को क्या कहते हैं, इरेगुलरिटीज। मतलब वैली ऑन सरफेस, ये वैली ही तो है, ऐसे पहाड़ बनाते हो ना, तो ये क्या है, एक वैली ही तो है, हैं? तो वैली लाइक अगर सरफेस हो तो उसे ही इरेगुलरिटीज कहते हैं, ठीक है, अब समझ में आ गया। अब यही वैली लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से ये सरफेस 1, ये सरफेस 1, ठीक है, और दूसरा सरफेस 2, दूसरा सरफेस 2, ठीक है। अब ये इंटरलॉक होते हैं, इसी वजह से क्या होता है, यहाँ काउज ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है, और ये चीजें हम लोगों को आपको हेल्प करती हैं, समझ में आया। अगर ये ना हो, ठीक है, ये ना हो, स्मूथ हो, ठीक है, तो इसमें ज्यादा नहीं हो सकता है फ्रिक्शन, इसमें लेस फ्रिक्शन होगा, समझे? आप समझ में आया? और कोई क्वेश्चन? इंटरलॉकिंग यही जो हो रहा है ना, ये देखो, ये इंटरलॉक हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ, उसका बीच का, हाँ बीच का, लॉक इनटू, क्या कह रहा है ना कि लॉक और फिट टुगेदर। देखो इंटरलॉक, तुम एक गेम भी खेलते होगे, गेम क्या था, छुआ-छुआ की अनलॉक, जब तक उसको मतलब कि वो लॉक कर देता था, ठीक है, तब तक वो कहीं नहीं जा सकता था, फिर कोई आता था उसको छू देता था तो पानी दे देता था, बोलता पानी दे दिया, तो वो निकल जाता था, तो वो तुम्हारा हो गया की अनलॉक। यहाँ पर की और लॉक से तुम थोड़ा सा रिलेट कर लो, इंटरलॉक, ठीक है। अब इंटरलॉक क्या, ये सरफेस है, यहाँ पर कोई इंटरलॉक नहीं दिख रहा तुमको, ठीक है। अब ये इंटरलॉक होगा कैसे, वो देखो, एक सरफेस है जिसमें इरेगुलरिटीज हमको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें दूसरा सरफेस, हम जैसे कि ये टेबल रखें, ठीक है, टेबल है, टेबल वाला सरफेस 2 है, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप में देखें, ठीक है, माइक्रोस्कोप में देखें तो इसमें भी क्या है, इसमें भी इरेगुलरिटीज है, तो ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। और ये जो इंटरलॉकिंग हो रहा है यहाँ 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 यहाँ, इसी चीज को हम लोग कह रहे हैं इंटरलॉक, समझा? अब समझ में आया? और कोई क्वेश्चन? समझ में आ गया? और कुछ पूछना तो पूछ लो, तो आगे बढ़े, ठीक है सर। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में कहता है कि देखो कोई भी चीजें है ना, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो तो वो अलग तरीके का फ्रिक्शन ये करेगा। देखो, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शन देन द ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक है। जो
स्टेशनरी है, जो रुका हुआ है, स्टेशनरी कहने का मतलब रुका हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मोशन मतलब कि जो कि मोशन गति में है, अपने टाइम के साथ वो अपना पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इन दोनों पे जो है अलग अलग प्रकार के क्या लगेंगे, मोशन, अलग अलग प्रकार के फ्रिक्शन लगेंगे सर, ठीक है। अब also if an object in a motion is sliding like a book experience a different type of friction than object is rolling like a wheel, ठीक है। कहता है कि भाई अभी हम लोग बुक वाला एग्जांपल देख रहे थे, बुक वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उसमें जो लग रहा था ना फ्रिक्शनल सरफेस पे, वो अलग होगा। कोई रुका हुआ चीज है तो उस पर अलग होगा, कोई मोशन पे है तो कुछ अलग होगा, और जिसमें चक्का लगा होगा गोल गोल रोलिंग फ्रिक्शन, उसमें क्या होगा, हर एक में मोशन क्या होगा, अलग होगा। तो इसी के बेस्ड पर हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं कि किसमें कितना ज़्यादा फोर्स लगता है, किसमें मोशन अधिक होता है, ये सब चीज़ें करने वाले हैं। तो अभी देखने वाले हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शंस, ठीक है, जिसमें से हम लोग 3 फ्रिक्शंस को देखेंगे, ठीक है। 3 टाइप के, पहला स्टैटिक, ठीक है, दूसरा स्लाइडिंग और तीसरा रोलिंग। ये 3 प्रकार के फ्रिक्शंस हैं, ठीक है, समझ में आया। अब स्टैटिक मतलब क्या होता है कि जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो पूरी तरीके से क्या हो, रुका हुआ हो, ठीक है। इफ इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट टेंड्स टू मूव ओवर अ सरफेस बट डज नॉट एक्चुअली मूव ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स, ठीक है। कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है भैया कहीं पर है और वो मूव करना चाह तो रहा है, ठीक है, मूव करना चाह रहा है, लेकिन एक्चुअली में उतना उसको फोर्स नहीं मिल पा रहा है जिसमें रुका हुआ है। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो कि जो कार है वो रुका हुआ है और उस कार को क्या कर रहे हो, तुम धक्का दे रहे हो, ठीक है। वो एग्जांपल है तुम्हारा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग कर रहा है कहाँ पर, कार पे, जब कार क्या हो, पूरी तरीके से रुका हुआ हो और तुम उसको धक्का देने की काम कर रहे हो, ठीक है। स्लाइडिंग वाला में क्या है कि इसमें जो है फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट पे जब हम उस चीज़ को उस पर से स्लाइड कर रहे हैं, ठीक। वो बच्चा वाला खेलने वाला झूला, ठीक है। यहाँ पर जो बैठा बच्चा और यहाँ से ऐसे नीचे गुड़का, तो यहाँ पर जो फोर्स उसको लगा वो क्या है, स्लाइडिंग फोर्स, वो गड़क रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब देखो रोलिंग फ्रिक्शंस में, ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन में हम लोग फुटबॉल से चालू किए थे, तो फुटबॉल वाला भी तुम्हारा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। क्या होता है कि इस पे जब क्या होता है, जब इस पे जब फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होता है, रोल 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 रोल, मतलब कि ये गुड़कना चालू करता है, ठीक है। तो कहता है कि इफ इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट व्हेन इट रोल्स ऑन अ सरफेस और मूव्स विद द हेल्प ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट सच एज द व्हील और रोलर। जब कभी भी हम फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं और वो मूव करता है रोलिंग्स, ठीक है, रोल लाइक का, जैसे कि व्हील चक्का घूमता है या रोलर घूमता है उस तरीके से, तो उसी को हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो तुम्हारा फुटबॉल भी तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और तुम क्रिकेट से जब मारे तो बॉल जब गुड़कते गुड़कते जा रहा था तो वो भी तुम्हारा एक रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आ गया, एग्जांपल समझ में आ गया, तीनों में कोई क्वेश्चंस नहीं। एप्लीकेशन, अरे भाई एप्लीकेशन मतलब तुम क्या जो भी चीज़ें पढ़े हो, ठीक है, उसी चीज़ को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना, यूज़ करना, ठीक है, उसी को हम कह देते हैं कि ये एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन बता रहा था तुमको, ठीक है, कि तुम जो है धक्का दे रहे हो वो एक एप्लीकेशन है, रियल लाइफ में तुम सिनेरियो में कर रहे हो ना इसको, इसी चीज़ को, ठीक है। अब देखो इसमें से तुमको क्या बोला है, डिग्री ऑफ इंटरलॉकिंग बिटवीन द इरेगुलरिटीज ऑब्जेक्ट एंड सरफेस एट मूव। तो भैया सबसे ज़्यादा इरेगुलरिटीज किस में होगा, यहाँ था स्टैटिक, यहाँ था स्लाइडिंग और यहाँ था रोलिंग। सबसे ज़्यादा बात करें कि डिग्री ऑफ जो इरेगुलरिटीज होगा वो किस में होगा, स्टैटिक में होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें सबसे ज़्यादा स्टैटिक वाला में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा उससे कम होगा स्लाइडिंग वाला में, ठीक है, यहाँ पर वो फिसल रहा है, ज़्यादा इसको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, लेस होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से, बट ज़्यादा होगा रोलिंग फ्रिक्शन से। और इसमें जो होगा सबसे ज़्यादा सब फ्रिक्शंस में से भी लोवेस्ट होगा, इसमें फ्रिक्शन पूरी तरीके से कम होगा, डिग्री ऑफ इरेगुलरिटीज जो होगा वो कम होगा, ठीक है। क्योंकि सरफेस एरिया देखो इसका चक्का जरा सा है, उसका बॉल देखो ना हल्का सा ही है, ये इतना ही सा ले रहा होगा ना, ठीक है, तो इरेगुलरिटीज तो ऐसे ही कम हो गया, ठीक। उसके बाद फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शंस, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन सा फोर्स हम लोगों को जरूरत हो रहा है कि हम इस सबसे बाहर आ पा रहे हैं, ठीक है, बाहर आ पा रहे हैं इन सेंस ऑफ कि भैया हम लोग जो है फोर्स लगा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन लग जा रहा है वहाँ पर और वो हमारे मोशंस को अपोज कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फोर्स लगाया जाएगा, तो स्टैटिक में कहता है इट इज द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द टाइप ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, तो इसमें सबसे ज़्यादा फोर्स हमको लगाना पड़ेगा, तभी तो वो तो क्योंकि रुका हुआ है, स्टैटिक है, फ्रिक्शन बहुत जोर से उसको पकड़ा हुआ है, काउज किए हुए है कि हम तो तुमको जाने ही नहीं देंगे, हम तो तुमको बढ़ने ही नहीं देंगे, तो सबसे ज़्यादा इसमें लगेगा फोर्स, ठीक है। दूसरा क्या बताता है कि ये तो है इसके कंपैरिजन में, इसमें थोड़ा सा कम फोर्स लगेगा, लेस देन दैट एट द स्टैटिक फोर्स बट मोर देन द रोलिंग फ्रिक्शंस, ठीक है। इससे ज़्यादा मतलब इससे कम और इससे ज़्यादा।
लेकिन इसमें क्या होगा, हर एक फ्रिक्शन से कम लगेगा। ठीक है, जरा सा मार दो नहीं यार, अगर प्लेन सरफेस मार तो इसमें ऐसे गड़का दो हाथ से चले लगेगा। ठीक है, और अगर वही रहा इसी पर तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, हाँ, उसी लिए तुमको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 3 एग्जाम्पल है। ठीक है, केस में ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये स्टैटिक वाला, ये एक बॉक्स है जिसमें तुमको क्या करना है, इधर स्लाइड करना है, और एक जो बॉक्स है इसमें क्या लगा हुआ है, चक्का, रोलिंग, जिसमें हम रोलिंग, स्टैटिक स्लाइडिंग रोलिंग। ठीक है, कहता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड, फोर्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसको मूव करने में। ठीक है, इसको मूव करने में फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा। ओके, static frictions to act on a box in inertia the rate. This is because the irregularities of the surface of the box and the barrier interlock to the large extent. ऐसा क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो irregularities है वो क्या है, ज़्यादा है, तो इसको स्टैटिक से मोशन में लाने के लिए हमको फोर्स ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से इंटरलॉक है, पूरी तरीके से पकड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरा जो है भैया स्लाइडिंग है। ठीक है, इसमें क्या है, जो अमाउंट ऑफ फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा स्लाइडिंग में वो लेस होगा, किससे, लेस से होगा, किससे, स्टैटिक से। ठीक है, लेस होगा स्टैटिक से यहाँ से, लेकिन रोलिंग से ज़्यादा होगा। ठीक है, धक्का थोड़ा जोर से देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो पकड़े हुए हैं, इसमें भी तो इरेगुलरिटीज है, बट थोड़े से लेस इंटरलॉक है। ठीक है, उसके बाद इसमें तो भैया जब इसमें चक्का का हम ऐड कर दिए, ठीक है, तो इसको हम आसानी से पुश कर सकते हैं, इधर से धक्का दे सकते हैं ना आसानी से। अब जैसे ही पुश करेंगे तो भैया इसमें जो है वो जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा, क्यों, क्योंकि चक्का लगा हुआ है। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन इज लोवेस्ट, ठीक है, कंपेयर टू द अदर 2 केसेस, इन दोनों केसेस में सबसे कम इसी में होगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज द इरेगुलरिटीज ऑफ द सर्फेस गेट लीस्ट अमाउंट ऑफ द टाइम टू इंटरलॉक, क्योंकि ये जो है सबसे कम समय के लिए, इसका जो टाइम होगा ना, टाइम जो होगा वो कम ही समय के लिए इंटरलॉक कर पाएगा सरफेस के साथ। देखो छोटा छोटा चक्का है तो ज़्यादा देर तक सरफेस से कॉन्टैक्ट नहीं ना बना करके रखा है, इसमें देखो पूरा कॉन्टैक्ट है, यहाँ से यहाँ तक पूरे कॉन्टैक्ट है। इसमें देखो कॉन्टैक्ट तो है लेकिन इसमें इरेगुलरिटीज कम है, थोड़े से कम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्लाइडिंग्स लगा हुआ सरफेस जो है इसका स्मूथ है, इसकी वजह से अब यहाँ पर देखो कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स बहुत कम है, ना के बराबर, और ये तुरंत तुरंत रोल कर जाएगा, तो सबसे कम ये होगा। तीनों में समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चंस? नहीं। अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो डिफाइन स्टैटिक फोर्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, ये तुम्हारा होमवर्क। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड द हेल्प ऑफ द 2 एग्जांपल, तुमको डिफरेंशिएट करना है, अंतर बताना है स्टैटिक फ्रिक्शन में और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में विद एग्जांपल्स। ठीक है, ये तुम्हारा दोनों एग्जांपल था। व्हाई डू यू थिंक द व्हील ऑफ ऑल द व्हीकल्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप, ऐसा तुम क्यों सोचते हो कि जितने भी चक्के होते हैं हर एक गाड़ी के वो सिलेंडर शेप में ही क्यों होते हैं? क्योंकि उसको, ये वाला पूरा लिख देना सर, ये तुम्हारा आंसर था। ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रिक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यहाँ 3 केस तुमको दिया हुआ है, तीनों केस में बताना है कि कौन सा फ्रिक्शन में कौन से में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन ऑन द पेन हेल्ड इन द हैंड, जो फ्रिक्शन हम जैसे कि हम लोग पेन जो लिखते हैं उसमें कौन सा फ्रिक्शन लगा हुआ है? स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि मूव कर रहा है कार। ठीक है, और उसके बाद तीसरा जो बच्चा गुड़क रहा है, ठीक है, यहाँ बैठ रहा है और मजे से गुड़क रहा है। ठीक है, हाँ समझ में आया? अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन अगले वीडियो में, मतलब अगले क्लास में कल।